डियर स्टूडेंट एवन एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। आज इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान का पेपर जो 2020 में पूछा गया था, जिसका कोड है 824 NM, ये सेट नंबर 4 है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के बारी बारी से हल करने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। पहला का ख है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होता है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, तो इसका आधा करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओम के नियम के अनुसार धारा की विभवांतर का ग्राफ, तो पहला का ग में ये होगा कि धारा की विभवांतर का ग्राफ होता है एक सरल रेखा में। पहले के घ का है, एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान क्या है। लघुपथित मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वहाँ धारा बहना बंद हो जाती है, अर्थात उसका धारा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। इस प्रकार देखिए, पहला के क का उत्तर हो जाएगा काला, दूसरे के ख का हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, पहले के ग का होगा एक सरल रेखा में, और पहले के घ का उत्तर हो जाएगा 0। अब दूसरा का क है, यदि मिट्टी के तेल, तारपीन का तेल और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.4, 1.4 सेमी तथा 1.33 सेमी है, तो इसमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों होगी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक दिया 1.44, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 तथा जल का अपवर्तनांक 1.33। हम जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी, और जिस का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो यहाँ पर एक जल का अपवर्तनांक इन तीनों के अपेक्षा 1.33 सबसे कम है, तो जल के अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगा। अब दूसरा का ख है, एक उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन के सूत्र लिखिए। क्या यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो यहाँ दूसरे के ख का उत्तर है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। या यूँ भी कह सकते हैं कि दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण बटा दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस में। तो यानी m बराबर h'/h या बराबर -v/u। अब यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में आवर्धन ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि आवर्धन यदि ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यदि आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। और उत्तल लेंस में कुछ कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। दूसरा का ग है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है, गणना कीजिए। तो यहाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁻6 वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को हम जूल लिखते हैं। तो इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। अब तीसरा का क दिया गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि इसकी क्षमता -2 डायोप्टर यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तीसरे के क के उत्तर में पहला दिया गया है कि इसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और दूसरे लेंस की क्षमता है +1 डायोप्टर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस का जो क्षमता हो जाएगा वो -1 डायोप्टर हो जाएगा। अब हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी बराबर होता है 1/, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता इसको हल करेंगे तो ये फोकस दूरी हमारा आ जाएगा -1 मीटर, अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा के क का अथवा 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई वस्तु
10 सेमी दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ उत्तल दर्पण में दिया गया फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस हमेशा प्लस में रहता है उत्तल दर्पण में, और वस्तु हमेशा माइनस में रहता है तो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण के पहले रहता है। ये सूत्र हमारा है 1/f = 1/v + 1/u। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान रखते हैं 1/15 - 1/-10, माइनस माइनस मिल के प्लस। अब इसको हल करेंगे तो कुल मान आ जाएगा 1/6, और तब भी का मान कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी जब प्लस में आएगा तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर बनेगा, और दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है, और आभासी बनता है तो सीधा बनता है। यानी हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर आभासी एवं सीधा बनेगा। अगला प्रश्न है तीसरा का ख। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन की कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। यहाँ तीसरे के ख के उत्तर में R1 दिया है, मान लेते हैं हम R1 2 ओम, R2 मान लेते हैं 3 ओम और R3 मान लेते हैं 6 ओम। पहला में हमको क्या लेना है कि 2 ओम 4 ओम हमको लेना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। तो पार्श्व क्रम में क्या होगा, ये सूत्र रहता है 1/R23 का मतलब कि R2 और R3 को जोड़ दिए 1/R2 + 1/R3। इसको हल करने पर ये हमारा R23 कितना हो जाएगा 2। अब पुनः R23 तथा R1 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R यानी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R23 + R1। इसको जोड़ेंगे तो 2 ओम इसका आया है, 2 ओम ये है दिया गया है, तो कुल मिला के 4 ओम। तो पहला का जो उत्तर था हमें 4 ओम लाना था। दूसरा में है R1 R2 और R3 को हम पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। जब पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो इसको देखिए 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। अब इसका मान पुट करते हैं, मान रखने के बाद से 6/6 आता है, इसको काटेंगे तो 1, यानी R का यानी तुल्य प्रतिरोध का हमको क्या हो गया 1 ओम लेना था। ये उत्तर हमारा आ गया। अब अगला प्रश्न है तीसरा के ख का अथवा। किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है या किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सेट 2 कोड 824 NK में उत्तर 3 के ख अथवा खंड में दिया गया है। तो आप सेट 2 824 NK को देख सकते हैं, उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और चौथा का उत्तर भी हमारा इस प्रश्न के उत्तर सेट 2 के 824 NK की उत्तर संख्या 4 में देख सकते हैं। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर आप सेट संख्या 2 में आप हमारे YouTube पर अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है चौथा के अथवा क्वेश्चन। चौथा का जो है प्रश्न वह हमारे सेट 824 NK में ये और ये प्रश्न हम इसमें हल करके दिए हुए हैं। तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये चौथा के अथवा प्रश्न है, दिए गए परिपथ की गणना कीजिए। A तथा B के बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। दूसरा में धारा का मान और A तथा C के बीच विभवांतर ज्ञात करना। यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है। तो इस फिगर के माध्यम से हमको जो पूछा जा रहा है उसको हल करके दिखाना है। तो चौथे के अथवा का ये हल है। यहाँ पर R1 R2 और R3 4 ओम दिया गया है, ये चित्र में हम देखे हैं। ये दिया गया है A तथा C के बिंदु के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमको देखना है। तो यहाँ पर ये पार्श्व क्रम में होगा, तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। पहला में याद दिया है। अब A तथा B के बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हमारा आ जाएगा 6 ओम। इसको हल करेंगे। उसके बाद से विभवांतर 6
वोल्टेज दिया गया है। तो दूसरा पूछ रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर V/R होता है। यहाँ पर 6/6 मान रखेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद से तीसरा A तथा C के बीच विभवांतर, तो V बराबर I/R होता है, यानी धारा गुणे प्रतिरोध। तो इसको रखेंगे तो 1 गुणे 2 वोल्ट, ये मान दिया गया है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 वोल्ट, उत्तर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ खंड ख में दिया गया है 5 का क है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, तो ये तीसरा सही होगा Li लिथियम। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, तो एथिलीन है, ये तीसरा सही होगा इसका भी। पांचवा के गौ धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। तो इस प्रकार हमारा पांचवा का जो उत्तर होगा, पांचवा के क का तीसरा सही होगा, पांचवा के ख का तीसरा सही होगा, पांचवे के ग का दूसरा सही होगा। यहाँ दिया है छठवा के क, निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखिए। प्रोपोनाल 2 और पेंटेनल। तो यहाँ छठवा के क का है, देखिए पहला है प्रोपोनाल 2 की संरचना, तो प्रोपोनाल को C3H8O लिखते हैं, तो ये प्रोपोनाल 2 की संरचना है। और उसके बाद से दूसरा है पेंटेनल की संरचना, तो C5H10O होता है, तो ये पेंटेनल की संरचना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप अपना नोट बना सकते हैं। छठवा का ख है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ दिया गया जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। दूसरा दिया मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका है, तो ये हमारा उत्तर है। यहाँ पर देखिए पहले का जिंक Zn + 2AgNO3, तो क्या बनेगा ZnNO3 2 + 2Ag। और दूसरा है Mg + 2HCl, तो MgCl2 + H2, ये गैस बाहर हो जाएगा। सातवां का क है, प्रत्येक यौगिक के 2 उदाहरण लिखिए। कास्टिक सोडा और प्लास्टिक ऑफ पेरिस का हमको क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। सातवें के क का उत्तर कास्टिक सोडा NaOH का उपयोग, यानी धातुओं को ग्रीस हटाने में, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, जीवाणुनाशक तथा प्रतिरोधी के रूप में। दूसरा हमका उपयोग लिखना था प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O के उपयोग। तो यहाँ दिया गया है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाने वाली प्लास्टर में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट, खिलौने बनाने तथा सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। सातवें का ख है, तत्व A के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो तत्व के परमाणु क्रमांक तथा आवर्तन श्रेणी के वर्ग संख्या बताइए। तो यहाँ दिया गया है 7 के क में तत्व A के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल 17 होगा, यानी यह इसका परमाणु क्रमांक, इस तत्व के परमाणु क्रमांक 17 हो गया। तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। 17 ये तत्व कौन सा है, क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन सारणी के 7वें A समूह वर्ग तथा तीसरे आवर्त में उपस्थित है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। यह 17 जो तत्व है वो जिसका परमाणु क्रमांक वो 7वें A के समूह और तीसरे आवर्त में उपस्थित है। 7वां के ग है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाए, बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए। तो यहाँ पर देखिए 7वां के ग का उत्तर है, जो कि जिप्सम है 373 केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस बनता है और जल बनता है। उसके बाद से बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो ये विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस जल बन जाता है। उसके बाद से 8वां है,
क्या होता है जबकि रासायनिक समीकरण लिखे। तो ये 1 से लेके 8 तक दिया गया है। इसके सभी प्रश्नों के हमको हल करना है। तो 8 के उत्तर का जो पहला है, ये देखिए, ये पहला है, पहला का उत्तर है, इसको आप शॉर्ट आउट ले सकते हैं। ये दूसरे का उत्तर है और ये हमारा तीसरे का है, जो रासायनिक समीकरण से साथ साथ क्या बनता है इसको इसमें पूरी विस्तृत से लिखा गया है। फिर ये चौथा है, 8 का चौथा है। इसके बाद से 5वां का उत्तर है ये। फिर 6वें का ये उत्तर है, आप इसको शॉर्ट आउट ले सकते हैं। उसके बाद से 8वें का उत्तर है। तो इस प्रकार ये 8वें का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 8वां का अथवा है। 8वां में हमको टिप्पणी लिखना है। पहला ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और चौथा है सजाती श्रेणी। इन सभी को हमको टिप्पणी लिखनी है। तो 8वें के अथवा का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर सेट संख्या 1 कोड 824 NJ तथा सेट संख्या 2 कोड 824 NK के उत्तर 8 में आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सेट संख्या 1 और सेट संख्या 2 दोनों अवेलेबल है। तो उस पर जाके इस प्रश्न का उत्तर आप वहाँ से ले सकते हैं। अगला है खंड ग। खंड क में 9वां का क है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है मानव विकृत का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। चौथा सही होगा। उसके बाद से जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, पेट्रोलियम, ये सही होगा। केवल प्रोटीन के बने होते हैं तो लाइसोसोमस, ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार ये 9 के क का तीसरा सही होगा, 9 के ख का चौथा, 9 के ग का तीसरा, 9 के घ का दूसरा सही होगा। 10वां के क है, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। 10वें के क का उत्तर है, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र। मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा में एक समान होते हैं। लिंग निर्धारण इन 22 जोड़ों गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये नर और मादा में एक समान होते हैं, यानी XX प्रकार के होते हैं। ये जो लास्ट में 23वां गुणसूत्र होता है वह X और नर में XY होता है और मादा में XX होता है, जो लिंग के निर्धारण करता है। जब नर का X गुणसूत्र मादा का और X गुणसूत्र से मिलता है तो XX प्रकार का गुणसूत्र बनता है, जिससे मादा गुणसूत्र कहा जाता है। अतः लड़की का जन्म होता है, लेकिन यदि नर के Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से जो नर गुण से मिलता है तो XY प्रकार के गुणसूत्र बनता है, जो नर गुणसूत्र है। इस प्रकार किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। 10वें का ख है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। यहाँ 10वां के ख का उत्तर है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। जीवों के गुण को 2 जोड़ों में बांटा जाता है। प्रत्येक के दोनों गुणसूत्र इस प्रकार संबंधित होते हैं कि अगर दोनों गुणसूत्र को एक साथ एक ही जीव में उपस्थित करते हैं तो इनमें से एक ही गुण प्रभावी होता है, वह दिखता है, जबकि दूसरा गुण स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसे हम प्रभावी गुण कहते हैं। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी तथा बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा है। 10वां का ग है, जीवों के जनन की विखंडन तथा खंडन विधि के उदाहरण सहित समझाइए। तो 10वां के ग का उत्तर है, जनन का विखंडन विधि। इस प्रकार के जनन में जीव खंडित होकर जनन करता है। खंडित भाग विधि कर नई संतति का विकास करता है, जैसे अमीबा के द्विखंडन विधि।
जनन का खंडन विधि है। इस प्रकार के जनन में कुछ बहुकोशिकीय जैसे स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक खंडित भाग विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे खंडन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है 11 का क। स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल के उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ 11 के ख का उत्तर है खाद्य जाल। किसी एक जीव का कई जीवों द्वारा भक्षण किया जा सकता है, अतः कई आहार श्रृंखला आपस में मिलकर एक जाल बना लेती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। बाज, खरगोश, पौधा, कीट, मेढक, सर्प और चूहा। तो यहाँ खाद्य जाल किस तरह बन रहा है? यह खाद्य जाल पौधों को शुरू होकर सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाँझ पर जाकर समाप्त हो जाता है। इस खाद्य जाल में 4 खाद्य श्रृंखला संबंध है, जिन्हें 1, 2, 3, 4 लिखकर दर्शाया गया है। पहले में खाद्य श्रृंखला नंबर 1 में पौधे उत्पादक को खरगोश प्रथम उत्भोक्त खाते हैं तथा फिर खरगोश को बाज खाता है। दूसरे में यह दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला नंबर 2 में पौधों को चूहे खाते हैं तथा फिर चूहे को बाज खाता है। फिर यहाँ तीसरा में दिया गया खाद्य श्रृंखला नंबर 3 में पौधे को चूहे खाते हैं, फिर चूहे को सर्प खाते हैं तथा सर्प को अनंतः बाघ खा जाता है। और चौथे में यहाँ दिया खाद्य श्रृंखला में 4 में पौधे को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, अंततः सर्प को बाज खा जाता है। इस प्रकार खाद्य जाल अनेक परस्पर समायोजित खाद्य श्रृंखला का प्रतिरूप होता है। यहाँ 11वां के क का अथवा है नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती है? थायराइड ग्रंथियाँ की संरचना तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। यहाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ देखिए, अंतःस्रावित ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है। यह रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती है, जिसे पीयूष ग्रंथियाँ, थायराइड ग्रंथियाँ और पैराथायराइड ग्रंथियाँ आदि होती हैं। तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथियाँ है। यहाँ पर देखिए कि इसका रचना, यह श्वसन नली और स्वर तंत्र की संधि स्थल पर पाई जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। गुलाबी रंग का H आकार का ग्रंथि होती है। ये द्विपाली ग्रंथि है। दोनों आपस में स्थमस द्वारा जुड़ी रहती है। मनुष्य में इस ग्रंथि का भार 25.30 ग्राम रहता है तथा लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। थायराइड ग्रंथियाँ में अनेक पुटिकाएँ पाई जाती है, जिन्हें एसिनी कहते हैं। एसिनी में कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है, जिसमें आइडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं। इसका चित्र NCERT में दिया गया है, तो आप यहाँ चित्र को यहाँ बना सकते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य देख लेते हैं। यह उपापचयी दर में वृद्धि करता है। कोशिका ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है। थायराइड ग्रंथियाँ थायरोक्सिन और आइडोथायरॉक्सिन नामक 2 हार्मोन का संश्लेषण करता है। इसका स्टोमो में थाइकैलिस्टोनिया नामक तीसरा हार्मोन से निकलता है। यह वृद्धि और विभेदन में सहायक है। यह स्पंदन और श्वसन दर में वृद्धि करता है। अगला है 11 का ख। ओजोन परत क्या होता है? यह प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होती है? 11 के ख का उत्तर ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक वायुमंडल परत है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधे आदि की रक्षा करता है। 1980 के बाद ओजोन परत लगातार अपक्षयित होती रही है, जिसका कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन
जैसे मानव संश्लेषण रसायन को बताया जा रहा है। इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर शीतलन यानी रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए, जिसमें वस्तु को रख के ठंडा करते हैं, आदि में करते रहे हैं। 1987 ईस्वी में UNEP के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यक्रम के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में रोक लगी हुई है। यहाँ 11 के ख का अथवा है समजात और समरूप अंगों के उदाहरण सहित समझाइए। 11 के ख का उत्तर समजात अंग। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिनके मूलभूत संरचना और उद्भव समान होता है, परंतु कार्य भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण: पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारी के पशुओं की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु यह विभिन्न केशरुकी जीवों से भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होते हैं। अगला है समरूप अंग। समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना तो भिन्न होती है, परंतु कार्य समान होता है। उदाहरण: पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद। यानी पक्षी के अग्रपाद जो काम करता है वही चमगादड़ के अग्रपाद काम करते हैं। यानी वह अंग जो उत्पत्ति और संरचना में तो भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य में समान कार्य करते हैं। तो इस चैनल पर सभी व्यूअरों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई इस चैनल पर नया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।